अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील शौकत अली और आप मुझे देख रहे हैं रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मैंने बुलाया है एक ऐसे शख्स को जिसकी मैं फ़ैन हूँ। मैंने उनको फॉलो किया था सुर क्षेत्र में। मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। आई थिंक आप लोग पहचान गए हैं। जी हाँ, नबील शौकत अली क्या गाते हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ है। क्या वो जितना खूबसूरत गाते हैं, क्या वो उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, उतने खूबसूरत इंसान भी हैं? वो तो आज जानेंगे ना। आइए मिलते हैं नबील से। थैंक यू सो मच नबील, फाइनली कब से मैं चाह रही हूँ कि आप आएँ। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी है और मेरे लिए एजाज़ की बात है। और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है और मैं आपकी फ़ैन अरे हूँ। अरे थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात जो ये मुझे लगती है, जो मेरी फैमिली भी कहती है कि आपका जो अंदाज़े बयां है, जिस तरह आप बात करती है खूबसूरती से, वो बहुत प्यारा लगता और है। आप जिस तरह गाते हैं खूबसूरती से। ये आपका प्यार है। हाँ, थैंक यू। ये बेवजह किस तरह आया था ख्याल में बेवजह जो है वो और कैसे बनी इसकी कॉम्पोजिशन? कंपोजिशन तो मैंने की इसकी। अच्छा। और इसी तरह ही चलते फिरते बस एक आइडिया जहन में आया और लिरिक्स भी अचानक से जहन में आया कि हिजरे यारा ना सता, एक वर्ड नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसा लफ्ज़ जो एक्सप्लेन करे कि उसका को लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। हाँ। फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि बेवजह बिला वजह हम लोग अक्सर वर्ड बोलते हैं, यार ये क्या बिला वजह ही कर रहे हो। तो वहाँ से मेरे क्लिक किया जहन में कि बेवजह क्यों नहीं, कि हिज्र जो होता है, गम होता है, दुख होता है, उसको हम क्यों ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि अब एक चीज़ हो गई, क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हैं। तो फिर किसी के साथ फॉर्मली बैठे, किसी शायर के साथ, जी जी बिल्कुल, और उनको एक्सप्लेन किया कि मुझे ये फीलिंग हो रही है। आइडिया बताया कि ये आइडिया तो सबसे पहले तो बाबर शकील हाशमी जो मेरे अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त हैं और शायर हैं बहुत अच्छे, उन्होंने ये कंप्लीट किया इसको। और जब मैंने उनको ये कॉन्सेप्ट सुनाया तो पहले तो उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे कि ये कहाँ से आपने ये थॉट लिया, कहाँ से सोचा। मैंने कहा जी बस ये हिजरे यारा जो था जी, सबसे पहला वर्ड ही इतना मुश्किल है। हिजरे यारा ये गुजर रही थी है? शायद कभी गुजरी होगी कहीं माइंड में रह गई होगी। शायद कभी की तो नहीं लगती है। चोट बहुत ताज़ा थी मुझे लगता है। नहीं ये बस सॉन्ग राइटिंग जब होती है तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते और हैं। ये दो बोल कैसे आया फिर? दो बोल अचानक ही आया और मुझे अंदाज़ा नहीं था। अभी रिसेंटली मैंने शो किया कराची ये में। गुजरी तो नहीं, दो बोल लिखने से पहले गुजर नहीं, ये मैंने नहीं लिखा। पकड़े जाने लगे थे या नहीं? ये मैं सब कुछ बाद में पूछूंगी। जी ज़रूर। इमरान रज़ा साहब बड़े अच्छे लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने लिखा ये गाना। अच्छा। और नवीद नशाद जो इसके कंपोज़र हैं, जब उन्होंने मुझे गाना भेजा कि नबील यार मैं तुमसे ये गाना करवाना चाहता हूँ तो प्लीज़ इसको ज़रा सुनो और देखो कि कैसा है। तो जब पहली लाइन उन्होंने मुझे बताई, सुनाई, जा तुझे माफ़ किया, तो वो बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे। फीलिंग था बहुत कि यार ये कुछ नया है। बहुत अरसे बाद काफ़ी हमने गाने सुने, काफ़ी गाए भी हैं, बट इसमें है बात, ये मुझे करना चाहिए। हाँ। ये मुझे करना तो चाहिए। फिर किस तरह, मतलब सुर किस तरह आते हैं? सुर कैसे आते हैं? वक्त के मतलब रात के किस पहर में आते हैं या दिन में या अलस सुबह? अच्छा, इसका ये मामला है कि सुर जो है वो हर टाइम में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, आपको नहीं पता होता। मैं अक्सर क्योंकि मैं कंपोज भी करता हूँ गाने के साथ साथ, तो कभी भी आपको पता नहीं होता। आप बैठे हुए हैं, ऐसी चाय पी रहे हैं, अचानक कुछ ऐसे ट्यून आपके जहन में आने लग पड़ी, कॉम्पोजिशन आ गई, कुछ लफ्ज़ आ गए हैं, तो उसको आप कंपोज करना शुरू कर दिया आपने। तो रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी भी किसी वक्त भी जो है वो आमद का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो इसी तरह ही है म्यूज़िक। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पाकीज़ा चीज़ है और ये उसी पर उतरती है जो पाक साफ रहता है, मेरा ये मानना है। ये दिल ऐसा ही था बचपन में? यानी दुखी हाँ था, खामोश सा, तन्हा तन्हा सा, कैसे थे बचपन में? बचपन मेरा बड़ा खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। मैं नोटी भी था
डिसेंट भी था, डिपेंडिंग ऑन द मूड, किस तरह का मूड होता है मेरा। कितने बहन भाई हो? हम 7 बहन भाई हैं। अरे माशाल्लाह। 5 भाई हैं और 2 बहनें। और मैं ये- सबसे छोटा भाई और हूँ। ये सब लाहौर में पैदा हुए? कुछ दुबई में हुआ है बिकॉज अच्छा। मेरे जो अब्बू हैं वो हाँ। यूएई की आर्मी में थे अच्छा अच्छा। और 25 इयर्स की सर्विस थी उनकी। और मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और उसके बाद फिर मुझे अम्मी ले गई वहाँ पे दुबई में। तो वहाँ पे मैंने फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, 5th ग्रेड तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की अपनी, और उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान। तो कहाँ कौन सा नंबर है? मतलब 5 भाइयों में जी, कौन सा मैं है? मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। सबसे और बहनों में? सबसे पहली मेरी जो बड़ी बहन है। बड़ी, अच्छा। उसके बाद अच्छा, हम फिर भाई हैं? कंटिन्यूस 5 भाई हैं। उसके बाद एक छोटी बहन। अरे व्हाट फन। यस, और छोटी बहन के लिए ये था कि मेरे टाइम पे अम्मी अबू दुआ करते थे कि बेटी हो जाए, बेटी हो जाए, बेटी हो जाए, और मैं हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने दुआ की कि अच्छा चलो बेटा हो गया, अब बेटी हो जाए। तो फिर जो है मेरी छोटी बहन। सो लाडला कौन है? दोनों बेटों में मैं लाडला हूँ और बेटी में अच्छा। सबसे छोटी वाली बहन। तो कैसी शरारतें करते थे जब छोटे थे? मुझे बड़ा शौक़ था, क्योंकि मैं फ़ौजी का बेटा हूँ, तो ज़ाहिर है मुझे एक शौक़ था कि मैं आर्मी में जाऊँ या कुछ ऐसा। तो सो भाइयों में से कोई गया आर्मी में? नहीं, कोई भी नहीं गया। सब अपना अपना बिजनेस करते हैं, अपने अपने काम करते हैं। ओह दैट्स अमेजिंग। यस यस यस। और ये अच्छी बात है कि सारे अब्बू को भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है इस बात पे कि जितने भी मेरे बेटे अपने कदमों पे खुद खड़े हुए हैं, किसी की कोई सपोर्ट नहीं। इवन अपने वालिद की ही सपोर्ट ले सकते थे हम, लेकिन हमने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने हमारी ट्रेनिंग ही इसी तरह से की कि आपने बनना है तो अपने कदमों पर बनना है। सो कैसा माहौल था घर में? बहुत अच्छा, बड़ा मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो मुझे याद है कि मेरा घर बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि छोटे छोटे से थे हम सब। तो फिर वक्त के साथ साथ जो है हमने बहुत सी शरारतें भी इकट्ठे की। और कहाँ रहते थे लाहौर में? हम गुलबर्ग में। अच्छा। गुलबर्ग में रहते थे और अम्मी अबू के साथ सारे भाई बहन। जब शादियाँ नहीं हुई थी किसी की भी तो इकट्ठे थे सारे। तो म्यूजिक कैसे आया फिर? म्यूजिक का एक बड़ी हाँ इंटरेस्टिंग है। मेरी जो लाइफ गुजरी है बचपन से लेके अब तक वो बड़ी म्यूजिकल है। अच्छा। और उसका जो सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देता हूँ वो अब्बू को देता हूँ, क्योंकि वो हारमोनियम बजाते थे। अब्बू जो हैं वो बेसिकली उन्होंने सीखा तो कहीं से भी नहीं है, खुद ही सीखा। और सीखना भी क्या था, बस वो फ़ौज में थे, उनको शौक़ था मेहदी हसन खान साहब को सुनने का। वो बहुत बड़े फ़ैन हैं मेहदी साहब के, हम सब हैं। और लेकिन अब्बू हमसे कुछ ज़्यादा है। मेहदी हसन तो बादशाह, बिल्कुल गज़ल के इसमें कोई बादशाह। शक ही नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं। तो मेहदी हसन खान साहब को सुना करते थे, तो घर में उनकी गज़लें और ये वो चलता होता था, गाने चल रहे होते थे। और मुझे फिर उन्होंने डिस्कवर किया बेसिकली मुझे। मैं कोई आई वाज लाइक 6 साल का था शायद मैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ टीवी देख रहा, और वो एक चीज़ मुझे बताते हैं बीवी के, जब अजान होती थी तो मैं बैठ के वो अजान सुनता था, ना कि सुनता था बल्कि पढ़ता भी था साथ, छोटा सा बच्चा। तो वो इस बात में बहुत खुश होते थे। और फिर शाम होती थी तो कुछ ड्रामाज या कुछ फिल्म्स वगैरह लगती थी, तो एक गाना जो था वो इंडियन ड्रामा था, तो उसका मुझे टाइटल ट्रैक बहुत पसंद था छोटे बचपन में, तो वो मैं सुना करता था। और मैं अब्बू से डरता था कि अब्बू के सामने गाना नहीं, क्योंकि अब्बू बहुत गुस्से वाले थे। वो मना नहीं करते थे म्यूज़िक से, लेकिन वो कहते थे कि पहले आप पढ़ाई करें और एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर कर लेंगे। तो उनको ये भी अंदाज़ा नहीं था उस वक्त कि शायद मैं गा भी सकूँगा, क्योंकि बच्चा था बिल्कुल। तो वो लगा हुआ था उसका टाइटल सॉन्ग, और साथ में मैं गुनगुना रहा था। गुनगुनाते हुए क्या हुआ मुझे नहीं पता था, पीछे मेरे बड़े भाई और अब्बू दोनों खड़े हुए थे और मुझे सुन रहे थे चुप करके। और बड़े भाई भी गाते हैं? नहीं, बड़े भाई गाते नहीं थे, उनको शौक़ था बहुत ज़्यादा। लेकिन वो उन्होंने देख लिया, उन्होंने डिस्कवर किया मुझे कि यार ये तो बच्चा तो बहुत अच्छा गा रहा है और इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। फिर अब्बू ने ये फ़ैसला किया कि इसको सिखाया जाए। इसलिए आए वापस खैर वो आना ही था, बिकॉज रिटायरमेंट जब आर्मी से हुई तो आना ही था। बट म्यूज़िक वहीं से शुरू कर दिया था, उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया था मुझे। जितना मुझे याद है उन्होंने जितना खुद सीखा था वो किसी उस्ताद के पास जाके नहीं, लेकिन उनको शौक़ इतना था कि वो कभी कैमरामैन बन के,
कभी कुछ बन के। तो उस महफिल के अंदर जाना है कि किसी तरीके से उस्ताद ग़ुलाम अली खान साहब को, मेहदी हसन खान साहब को बैठ के सुन लें, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते। तो उन्हीं की तरफ से मुझे ये सब कुछ मिला, मैं ये समझता हूँ। और फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया पाकिस्तान आके। रफ़ी साहब को सुनाया गया। क्या अच्छी आवाज़, क्या। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो पहला उस्ताद कौन था? सबसे पहले उस्ताद अब्बू। और बाकायदा फिर उन्होंने बिठाया और सिखाया? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सारे बेसिक्स समझाए। अच्छा, पहली चीज़ क्या सीखी थी? सारे गामा पाता नहीं सर, जैसे जो बेसिक जी। और फिर उसके बाद सानी दफा मगर हाँ वो तो है, वो तो पूरे सरगम आपको याद करनी पड़ती है। सरगम सिखाई, उसके बाद जो ठाट होते हैं, राग होते हैं, जितने बेसिक्स होते हैं वो चीज़ें सिखाई। उसके बाद फिर मुझे ये ट्रेनिंग दी गई कि तुमने पहले तो कान लिसनिंग सॉलिड करो, गाने ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि सुनकार बनाना। हाँ, मुझे रफ़ी साहब को सुनाया गया। क्या अच्छी आवाज़, क्या। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, उस्ताद मानता हूँ। वहाँ से अल्लाह की ख़ास इनायत बिल्कुल थी। और मैं अभी भी उनके गाने सुनता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और जब ट्रेनिंग का जो टाइम था उसमें रफ़ी साहब जो है वो ऐसा था कि बस एफर्टलेस हर टाइम मैं बस उनको सुनता था। और मुझे अट्रैक्ट करती थी वॉइस। मुझे लगता था कि इनकी आवाज़ में कुछ है, कुछ रूहानियत है, कुछ अट्रैक्शन है जो मुझे खींचती थी उनकी तरफ। और जो जिस तरह से वो एक्सप्रेस करते थे वर्ड्स को, लगता था कि लफ्ज़ बना ही इनके लिए, जिस तरह वो गाते थे। तो वहाँ से मैंने फिर सीखना शुरू किया सुन के। फिर इसी तरह और लेजेंडरी सिंगर्स, मेहदी हसन साहब को तो वैसे ही हम लोग सुन रहे थे अब्बू की वजह से। फिर ग़ुलाम अली खान साहब ने बहुत देर बाद जाके, पहले सुनते थे हम, लेकिन खान साहब ने फिर मुझे शागिर्द किया अपना 2011 में, जब मैं यहाँ पर आ गया था जी। तो बहुत खुशकिस्मत हो। बिल्कुल। और उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, तालीम दी। तो मेहदी हसन साहब से मिलने गए आप और आपके अब्बू? नहीं, मैं उस टाइम शायद पैदा भी नहीं हुआ था। और मैं बहुत छोटा था जब ये सारे सिलसिले होते थे। तो मैं बहुत छोटा था, तो मौका नहीं मिल सका। अब्बू तो मिले, ज़ाहिर है अब्बू तो मिले। अब्बू तो महफिलों में जाते थे ना। बिल्कुल, अब्बू ने तो पिक्चर्स खिंचवाई, मुझे दिखाते हैं, बड़ा खुश होते हैं और बताते हैं कि लाजवाब इंसान भी बहुत ज़बरदस्त, और आर्टिस्ट तो है ही ज़बरदस्त। तो उनके साथ मज़ा आता था। तो फिर बाकायदा तौर पर पहली चीज़ क्या गाई जो रिकॉर्ड हुई? जो पहली चीज़ 1997 में एक कंपटीशन हुआ दुबई में, गाइए और सुनिए के नाम से। उसमें एक पाकिस्तानी मैं था, बच्चा था छोटा, और बाकी सारे इंडियन कंटेस्टेंट्स। और अब्बू ने मुझे तैयार करवाया गाने के लिए, कोई ऐसा टफ सॉन्ग हो जिससे मतलब सिंगिंग प्रूव हो और पता लगे कि कोई स्टेज पे है। तो मुझे रफ़ी साहब का गाना दिया गया, छोटा सा बच्चा रफ़ी साहब का गाना मुश्किल रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ, तो वो तैयार करने के लिए दिया गया। और अब्बू ने फिर ये नहीं कहा कि तुम तैयार करो और ख़त्म, खुद ही कर लो। गर्मी में खड़े होके तैयार करवाया प्रॉपर, और काफ़ी मेहनत लगी उनको, और वो किया। हाँ, उसका बहुत क्लासिकल अंग है। बिल्कुल। और वो जब मैंने गाया तो मैंने जीत लिया। अरे वो कंपटीशन। और क्या उम्र थी? मेरा ख्याल है मैं शायद 7-8 साल का होगा। अच्छा जी। तो इस दौरान फिर कोई शरारतें होती थी, बच्चों वाली चीज़ें? क्योंकि अब तो ये सीरियसली आप तैयार हो रहे हो जी। और सुबह को आपका रियाज होता था, या आपकी जो सबक जब दिया जाता था? ज़ाहिर है स्कूल से जब आते थे तो। अच्छा, शाम को? जी, शाम को बैठ के आराम से करता होता था रियाज। तो शरारत क्या करते थे? वो कब मौका मिलता था? शरारत मैं ये करता था कि मुझे शौक़ था कमांडो बनने का, बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ आर्मी रिलेटेड कुछ ना। तो वो भाइयों के साथ फाइटिंग, और फिर मार्शल आर्ट्स करने का मुझे बहुत शौक़ था। तो मैं कभी बहन को ऐसे ही मार दिया और निकल गया, भाग गए। हाँ, मैं करता होता था, मैं था इस तरह का, थोड़ा बहुत था, लेकिन फिर मैं माफ़ी भी मांग लेता था। ये छोटी बहन के साथ? छोटी बहन के साथ, लेकिन वो ज़ाहिर है वो भी छोटी थी, वो भी मारती थी मुझे। तब कहाँ बड़े और छोटे का कॉन्सेप्ट होता। तो था बहुत। कभी डांट पड़ी अब्बू से? सख्त डांट पड़ी, बिल्कुल पड़ी। सज़ा भी मिली? नहीं, अब्बू ने मुझे कभी
उस तरह से मतलब समझ लें कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा मार पड़ी होगी उनसे बस। अब्बू से? हाँ, किस बात वो पे? भी बस मैं उनको तंग कर रहा था। उनका कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई मुझे पता नहीं था, मैं बहुत छोटा था। तो बस मैं कभी छलांगे लगा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो उनको पता नहीं किस बात पे ज़रा गुस्सा आया हुआ था। मैंने कहा कि चुप हो जाओ, ईज़ी हो जाओ, बैठ जाओ। मैं सुन ही नहीं रहा। एक लगा वो जो स्लैप था मुझे आज तक याद। मेरे जो एक्सप्रेशन बने थे, मेरे बड़े भाई मुझे छेड़ते हैं अक्सर इस बात पे कि तुमने जो उस टाइम जो तुम्हारा फेस बना हुआ था ना वो देखने वाला था, काश कि उस टाइम मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर लेता और बाद में मैं यूट्यूब पे लगा देता। एक टांग पे खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, रनिंग करो। तो उन वहाँ भी बाज नहीं आते थे शरारत करने से? वो तो ऐसा होता था कि होमवर्क नहीं किया। अम्मी से कभी डांट पड़ी? कान खींचे कभी अम्मी ने? पढ़ती है, बिल्कुल पढ़ती अभी भी? अभी भी पढ़ती है। किस बात पे? किसी भी बात में कभी एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं अच्छा, आई वांट टू नो, ये तंग करने का क्या सीन है? तंग करने का है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत अच्छा लगता है और उनको भी खुशी मिलती है। तो इस बात किस तरह तंग करते हो? एक बड़ा फनी वाकया है। हाँ। अम्मी ने मुझे कहा कि पानी की बोतल होती है ना, वो जो लगाते हैं अक्सर जब दर्द हो रही होती है, अम्मी ने मुझे कहा कि ना पानी गर्म करके ना हाँ। इसके अंदर डालो। हाँ। मैंने कहा अच्छा, हॉट वाटर हॉट वाटर बॉटल। तो मैंने उसको खोला, पानी गर्म किया, तो अम्मी खड़ी हुई थी अलमारी की तरफ। तो पता नहीं मुझे ज़हन में शरारत सूझी तो मैंने बॉटल पकड़ी, गर्म थी। उस पे तो पूरा तौलिया लिपटा जाता है। तो मैंने अम्मी की कमर पे लगा दी, बगैर तौलिए के? हाँ जस्ट फॉर फन। तो वो तो जल गई होंगी। नहीं, उन्होंने ज़ाहिर कमीज तो पहनी हुई अच्छा। थी, तो मैंने ऐसे लगाया, तो फिर मुझे गालियाँ पड़ी। फिर सजा मिली? सजा क्या अच्छा, मिली? कभी कहा है कि कोने में खड़े हो जाओ जाके? नहीं, मेरे साथ टीचर्स करती थी। अच्छा, स्कूल की टीचर ने मुझे स्टैंड इन अ कॉर्नर। हाँ बिल्कुल, कॉर्नर में खड़े हो जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, रनिंग करो। तो उन वहाँ भी बाज नहीं आते थे शरारत करने से? वो तो ऐसा होता था कि होमवर्क नहीं किया या कोई चीज़ ऐसी मिस हो गई। और स्कूल के टाइम पे एक दफ़ा मुझे याद है, अक्सर बस आती थी घर में तो लेट हो जाता था, कभी कभी लेट हो जाते थे। अब बस मिस हो गई और मैंने कहा लो जी नबील साहब आज तो गए। स्कूल पहुंचते साथ ही आपकी बुरी हालत होने वाली। तो स्कूल में जब एंटर होता था तो तकरीबन पहला पीरियड शुरू होता था 8 बजे के करीब, तो अब 9 बज गया। 9 बजे में स्कूल, तो एक सर होते थे, मैथ्स के टीचर होते थे हमारे, सर तो शरीफ। बहुत लेट है। सर शरीफ नाम था उनका, और उन्हीं से सबसे ज़्यादा डर लगता। प्रिंसिपल के बाद उन्हीं से डर लगता था। दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने, और वो इतना मारते थे लेट होने पे कि लेट क्यों, और उनको एक्सक्यूज़ भी देते थे कि सर प्लीज़ हमारी बस लेट हो गई, हमारा भी सुनिए, हम टाइम पे आ, चलो टाइम पे नहीं है लेकिन आ गए हैं, तो सॉरी कर देते थे, माफ़ी दे दें। वो जो मुर्गा बनाते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, तो मुझे नाम भी भूल गया, इतनी सजाएं काटी जो सिटिंग पोजीशन होती है, चेयर बनते थे। हाँ। वो धूप में कान पकड़ा के। कान कभी पकड़ लिए, कभी नहीं पकड़े, कभी ऐसे कितनी देर तक, आधे घंटे, एक घंटे तक। तो ये सारी डांटे खाने और सारी मार भी खाई है, लेकिन अच्छी बात भी आपको हाँ, इससे क्या मिला? इससे क्या मिला? इससे सीख मिली, बिल्कुल मिली कि वक्त की पाबंदी, पंक्चुअल होना चाहिए आपको, और गलत काम नहीं करना है। हाँ। जो चीज़ है बस, जो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेने, यहाँ से सीखा। कभी झूठ बोला? और पकड़े गए? नहीं, झूठ नहीं बोला। जो किया वो किया, झूठ नहीं बोला। चोरी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ पे नहीं। हाँ, ये सारा कुछ अम्मी ने सिखाया था कि इंसान अच्छा कैसे बनता है, या अब्बू का काम था? मैं समझता हूँ कि दोनों की तरबियत मिली है। अच्छा। और तो ये इतने सारे बच्चों को अम्मी कैसे हैंडल करती थी, और उनको सबको तवज्जो कैसे देती थी? अलग अलग या इकट्ठा खाने की मेज़ पे सबको? हाँ, ऐसा भी होता था। कभी कभी अगर ज़्यादा कोई मसले वाली बात हो गई है तो अकेले में बैठ के समझा दिया। अच्छा। कि बेटे ऐसे नहीं करना। हाँ। इस तरह। तो अब्बू के ज़िम्मे क्या समझाना था और अम्मी के ज़िम्मे क्या था? अम्मी चूँकि ज़्यादातर हमारा जो टाइम गुजरता था अम्मी के साथ ही गुजरता था। अब्बू ज़ाहिर जॉब पे नहीं जाते थे, और
वापस आते थे। लेकिन जब अब्बू का इतना रोब था कि हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। अब जाके थोड़ा सा फ्रेंडली हुए हैं, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा वो एक रोब होता था। तो अम्मी के साथ मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, हमेशा से। अभी भी मैं कोई बात शेयर करता हूँ और इतना खुश होते हैं वो। जब भी अभी मैंने रिसेंटली कॉन्सर्ट में ये जो 2 बोल गाना है वो गाया, तो जब मैंने उनको बताया कि इस तरह जो मैंने क्लिप्स दिखाए, इतना खुश, इतनी दुआएं दी उन्होंने, इतना प्यार करती हैं। इवन जब मैं सुर क्षेत्र में जीता हूँ, हाँ। उस कंपटीशन में फर्स्ट टाइम को पाकिस्तानी जीता, और ये बड़े फ़ख्र की बात है उनके लिए और ज़ाहिर है सबके लिए जिन्होंने दुआएं की। जब मैं जीत कर आया तो अब्बू वहीं पे मौजूद थे, दुबई में हुआ था, तो अब्बू स्टेज पे आ गए। आप खुद अंदाज़ा लगाए कि वहाँ पे सब सिक्योरिटी रोक रहे हैं कि नहीं ऊपर नहीं आ सकते, और ऑन एयर था वो शो। मैं स्टेज पे था और जैसे मुझे ट्रॉफ़ी मिली है तो अब्बू ने सिक्योरिटी वालों को कहा कि मैं उसका बाप हूँ, मुझे जाने दो। तो फिर जब उन्होंने जाने दिया तो सीधा आके मुझे गले लगा दिया, खुश हुए। अम्मी को पता लगा, अम्मी ने भी खुशी का इजहार किया, ज़ाहिर बड़ा खुश होते हैं। तो कोई सीक्रेट्स नहीं है, कोई सीक्रेट्स नहीं है जो छुपाई बातें जो नहीं बताई? कुछ ऐसी है बात जो हाँ। कभी नहीं बताई, या खुद ही अपनी कोई थी कोई ख़ास डायरी जिसमें लिखते थे? हाँ, डायरी थी, लेकिन मैंने बाद में जब उसको पढ़ के देखा तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं ये भी करता होता था, मेरे ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ। ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ, वो जो डायरी में यूज़ करता था ना, मुझे याद है अभी भी कि मुझे पोइट्री करने का बड़ा शौक़ था, पता नहीं क्यों, शुरू से। और जब मैं डायरी अपनी में कुछ भी लिखता था, कभी कभी मैं लिख लेता था कि मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, मुझे वहाँ पे ये लोग मिले और ऐसा हुआ, ये वो जो पूरी आप जो बनाते हैं। किस उम्र से डायरी लिखना शुरू की थी? पोइट्री मैंने शुरू की है मेरा ख्याल है 10-11 साल की उम्र से। और डायरी लिखना उससे भी पहले? वो उससे पहले थी। अच्छा। वो उससे पहले थी, लेकिन फिर बाद में फोकस चेंज हो गया। अच्छा। मैंने फिर पोइट्री की तरफ ज़्यादा अच्छा ध्यान देना शुरू कोई किया। खिलौने थे ख़ास जो आज भी है? मास्क, मुझे मास्क पहनने का शौक़ था, और जमा भी करते थे? कलेक्ट भी करता था। और किस तरह के अभी तक हैं पास? अभी कुछ हैं, लेकिन जो सब पुराने नहीं है। ज़ाहिर है वो तो हाँ। ख़राब हो गए हैं, वो नहीं है। तो क्यों फैसिनेट करते थे मास्क? आई डोंट नो, मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। मुझे लगता था आइडेंटिटी अगर इस तरह की हो हाँ। तो वो कैसी होगी। डिफरेंट मास्क पहन के मैं शीशे में देखता था अपने को और एक्ट करता। तो कभी खुद बनाए मास्क? नहीं, बनाए नहीं, अच्छा, सिर्फ जमा किए? जमा किए और पहन के, क्योंकि उस वक्त ना द मास्क एक मूवी थी, वो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव थी। हाँ, यार ये मुझे मास्क पहना है और वो घूम रहा है, स्पिन कर रहा है और कभी इधर जा रहा है कभी उधर, तो वो मास्क पहन ये के कैसे, कि और मैं कमांडो बन जाता था ना। और मैं ये करता था, मैं कोशिश करता था कि यार मैंने ये पहना है, क्योंकि बच्चा था, पहना है, लेकिन मैं घूम क्यों नहीं रहा। मैं अच्छा, मुझे गायब होने का बड़ा शौक है। मैं ऐसी चुटकी बजाऊं तो मैं गायब हो जाऊं, कहीं पे भी पहुंच जाऊं, कहीं ट्रैवल कर लूं, पता नहीं, ये माइंड में था मेरे। अच्छा। शुरू से ये सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जो, हाँ। ऐसे बजे, ऐसे ताली मारी और मैं गायब हो गया, और सारे परेशान हो गए, कोई यहाँ पे बैठा था कहाँ गया। तो इस तरह के मुझे बड़े शौक थे। अच्छा। और खिलौने कैसे जमा करते थे? खिलौने, मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शौक रहा है। पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या था और किसने दिया था? अब्बू ने दिया था, पियानो दिया था, और वो रियाजत के लिए दिया था, इस पे रियाज करो। कितना बड़ा था पियानो? जो आम साइज होता है। अच्छा। वो दिया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे बिल्कुल भी शुरू से बचपन में शौक नहीं था म्यूजिक। हाँ, बिकॉज़ ज़बरदस्ती मुझे, क्योंकि वो जो कंपटीशन मैंने 97 में जो जीता था ना, उसके बाद हुआ क्या, मुझे लाइव स्टेज पे इतना बुलाया जाता था, चाइल्ड आर्टिस्ट मैं दुबई में इतना फेमस हो गया कि मुझे धक्का मार मार के अब्बू मुझे स्टेज पे चढ़ा देता। मैं रोता था कि बस रहने दो ना यार, मुझे क्यों गवा रहे हो। मुझे पता नहीं था कि शायद मैं गा भी सकूं, पर अब्बू को कॉन्फिडेंस था पूरा कि ये कर ले। तो अब्बू ने मुझे याद है शेरवानी मेरे लिए बनाते होते थे, तो वो टेलर भी थे। उनको आता था ये काम। तो मेरे लिए कभी कोट पैंट सी रहे, कभी जीन्स मेरे लिए, कभी टी शर्ट, और ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, और फिर मुझे प्रेजेंट करते थे स्टेज पे, मैं गाता था, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था पूरा मेरे पे कि जी ये मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा। और बहनों में है ये? सुनती हैं म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, लेकिन गाती नहीं है। अच्छा, सिर्फ आप हो? मेरे से जो तीसरे नंबर पे जो भाई हैं, वो उनको शौक था। अच्छा। पर जाहिर है उस टाइम शायद उस तरह का
वो मीडिया में इन होना और ये सब चीज़ें नहीं थी, मुश्किल था बहुत ज़्यादा। पीटीवी का जो दौर था उस पे उनको था, आए भी थे, कोशिश की, बट नहीं हो सका। तो अब वो जो है वो मुझे मैनेज करते हैं, अच्छा। बिकॉज उनको नो हाउ है कि किस तरह से क्या करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वो मेरी स्ट्रगल में मेरे साथ रहे, जब कुछ भी नहीं था। और जब शुरू किया हमने काम तो एक टूटी बाइक थी, उस पे थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन ट्रेनिंग ये थी कि अपने बलबूते पे बनना है, शुरू से ये रहा। और इस बात पे भाई ने मेरा हमेशा साथ दिया कि ठीक है हम करेंगे, खुद करेंगे। तो वो सुरशेत में था कि कंपटीशन में जा रहे हो, यकीन था अपने ऊपर? बिल्कुल था। किस चीज़ ने आगे ले जा, इतना आगे तक कि जीत जाओ? क्या चीज़ लेके गई थी आगे? अब्बू का यकीन कि वो उनका फेथ था? बिल्कुल उनका तो था, हाँ। बट अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है। मेरा सबसे ज़्यादा यकीन अल्लाह कि अगर तुम्हारी किस्मत में ये है और लिखा है। बिल्कुल। और मुझे ये मुझे याद है कि जब मैं ऑडिशंस के लिए गया था, मेरे भाई मेरे साथ थे, और उस ऑडिशन में जो है वो लाइंस लगी हुई है लंबी लंबी, पूरा लाहौर इकट्ठा हुआ है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सारे कंटेस्टेंट्स खड़े। सुबह से लेकर रात हो गई और ऑडिशन की बारी नहीं आ रही है, और कुछ खाया नहीं है, खड़े में, सर्दी है, नहीं ऑडिशन देना है। और उसी बाइक पे गए थे भाई के साथ, वहाँ पे खड़े में इंतज़ार कर रहे, बारी नहीं आ रही, कर कर आके कुछ हुआ, कुछ चांस बना, वहाँ पे गया। तो फर्स्ट ऑडिशन में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया कि बस सुना भी नहीं, मतलब मैंने अभी पता नहीं वो कौन सा गाना था, मैंने बस एक थोड़ी सी लाइन अभी स्टार्ट ही की थी, बिकॉज रश इतना था, लोग इतने थे कि उनके पास टाइम ही नहीं था सुनने का। और जो दूसरा रूम था वहाँ पे आतिफ भाई और उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब थे जो ऑडिशन ले रहे थे, वहाँ तक जाने ही नहीं देते थे। जो दूसरे लोग थे उनको म्यूज़िक की नोहा ही नहीं थी, और वो बस इसी तरह बैठे में ओके या रिजेक्ट, और जो रेफरेंस से आ रहे हैं उनको वो कर लेते थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार अगर इतना टैलेंट होने के बावजूद अगर वहाँ तक, चलो कम से कम ठीक है, अगर आपको आतिफ भाई ने या उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब ने अगर रिजेक्ट किया तो फिर समझ आती, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। पर आपको तो नो हाउ ही नहीं है, आपको म्यूज़िक ही नहीं पता, तो आप किस बिना पे मुझे रिजेक्ट कर। खैर मैंने वो थोड़ा सा गाया, उसके बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया। दुख हुआ, मुझे हर्ट हुआ, मैं चला गया। जब जा रहे थे वापस तो मैंने कहा यार, शकील नाम है मेरे भाई का ना, तो मैंने कहा शकील भाई रहने दो यार, नहीं होगा, छोड़ो, चलते हैं, घर चलते हैं। तो रास्ते में आ रहे थे, अचानक से हमने देखा कि भूख लग गई, क्योंकि खाया नहीं था कुछ। अब समझ नहीं आ रही थी डिप्रेशन में कि क्या करें। पता नहीं कौन सी दुकान थी वो, वहाँ पे बैठ के खाना खाने लग पड़े। खाना खाते खाते जो है ना, वो शकील भाई के माइंड में एकदम क्लिक की बात कि यार देख, इतनी हमने मेहनत की है, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं, मेरे कहने पे कर ले चल। पहले तो हम दोनों की राय थी कि चलते हैं वहाँ ऑडिशन देते। अब तू नहीं मान रहा, चल मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए तू नहीं मान रहा, मेरे लिए चल। मैंने कहा अच्छा चलो, चला गया। वहाँ पर पहुँचा तो रूम तक बारी आ गई, पता नहीं कैसे। तो फिर मैंने मेन ऑडिशन दिया वहाँ पे, आतिफ भाई को और रुस्तम फ़तेह अली खान साहब। और वहाँ पर मैंने क्या गाया था? पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ क्लासिकल गाऊंगा। हाँ। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार ऐसा गाना गाओ जो कि तुम निभा भी सको, क्योंकि सुबह के थके हुए हो, और जजेस भी ओवरऑल सारी चीज़ें देख रहे हैं। सिर्फ क्लासिकल गाना या मतलब कुछ ऐसा गाओ जो कुछ डिफरेंट और यूनिवर्सल टाइप, कुछ ऐसी कोई चीज़ कर लो। फिर मैंने कुछ गाया, भीगे हों तेरे गाना था उस टाइम मेरे जहन में है। मैंने कहा यार ये गाते हैं, उस गाने पे मैं सेलेक्ट हुआ, एंड आई वाज द लास्ट कंटेस्टेंट उस ऑडिशन। जबकि जजेस भी थके हुए थे और थके खुद भी हुए थके हुए थे, सब कुछ पैक ऑफ, वो मगर वो पैकअप हो गया था, वो लम्हा था ना, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद हो, कैमरास बंद हो रहे हैं, लाइट्स बंद हो रही, और मैं देख रहा हूँ अच्छा यार मेरी बारी है, मुझे तो करने दो, कितनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब आनी चाहिए बारी। आ गई, शुक्र है आ गई। और 5 लड़कों का बैच था जिसमें सबसे लास्ट में था, और उसके बाद ऑडिशंस ख़त्म, बंद। अब नेक्स्ट ऑडिशन जो मेन होंगे वो उसमें जाना, तो वो लास्ट कंटेस्टेंट मैं था, वहाँ पर आया और मैं सेलेक्ट हो गया नेक्स्ट ऑडिशंस की।
फिर जो नेक्स्ट जो ऑडिशन हुआ उसके 100 लोगों में से 50, 50 में से 25, 25 में से और जब 14, सिलेक्ट हुए तो 14 खुशी में क्या किया था दोनों ने? भंगड़े भंगड़े डाले थे और खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे कि यार यस हमने कर लिया। और फिर वही बात है कि कोई वो होता है ना कि हमने कोई रेफरेंस लड़ाया हो कि यार प्लीज़ हमें चांस दे दो, क्योंकि मैं जब सुर क्षेत्र से पहले मैं काफ़ी लोगों के पास भागता गया कि यार मुझे सुने, और मैं भी नहीं कहता था, मेरे भाई कहते थे कि मेरे भाई को सुने, बहुत अच्छा गाता, लेकिन कोई नहीं सुनता। क्या उस्ताद ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। और क्लासिकल जानना भी ज़रूरी है? क्लासिकल बेसिकली आपका जो बेसिक्स हैं, आपको गले का टोन क्या बनाना है, वो वोकल्स आपको कैसे, उसके डायनामिक्स होते हैं ना कि आपने किस तरह लफ्ज़ों की अदायगी करनी, उसके लिए क्लासिकल आपको आना चाहिए। पर ये नहीं है कि आपको क्लासिकल नहीं आता तो आप सिंगर नहीं बन सकते। अच्छा। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये मिसालें हैं दुनिया में, जिन्होंने क्लासिकल नहीं भी सीखा, उनको बेसिक्स पता है और वो सिंगर हैं और सक्सेसफुल सिंगर्स। तो डरना नहीं चाहिए। और उनमें से मैं भी हूँ। अच्छा। मैंने प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ। पर जब भी कोई मुझे सुनता है तो वो यही कहता है कि तुमने सीखा हो। मुझे एनवायरनमेंट ने सिखाया है, और मेरी जो लिसनिंग हुई है वो बड़े लोगों को सुन के हुई है। अब्बू ने यंग एज में आपके कानों को तैयार किया ना। रफ़ी साहब के अलावा घर में मैं क्लासिकल जो ठुमरियाँ होती हैं, काफ़ियाँ होती हैं बड़े उस्तादों की, वो सुनता होता था। लोगों को, ये आम लोगों को जो है ना, वो बड़ा बोरिंग लगता है। जो नए नए म्यूज़िक में आते हैं उनको बड़ा बोरिंग लगता है। सारे गामा पाधा नहीं सब, बस सा पे खड़े रहो, बस यही करते हैं जो करते हैं, बोरिंग लगना शुरू हो जाता है एक टाइम। शुरू में मुझे भी लगता था, सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और मैं बैठा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। डेडिकेशन मांगती है आपको। आप ज़ाहिर, आप बेहतर जानती हैं कि एक्टिंग में क्या क्या मुश्किलात होती हैं और किस तरह से आप उसको फेस करते हैं। कितना डेडिकेशन चाहिए इस काम के लिए। ये किया मैंने, हिम्मत नहीं हारी, मुझे करना है। क्योंकि पता है बहुत बारीक सी लाइन है जी। आप अगर उसको निगलेक्ट करेंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे तो नहीं होगा। और अगर आप उसको बहुत बहुत दिल जमई से और पूरी डेडिकेशन, पूरी मेहनत चाहिए। फिर आपके साथ आपका अल्लाह पर यकीन हो कि जो मैं कर रहा हूँ उस पे मेरा अल्लाह साथ, बिल्कुल अल्लाह मेरा उस पे साथ दे रहा है। और फिर माँ बाप की दुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी पछताए हो? रिग्रेट है कोई? पीछे मुड़ के देखते हो तो ये ना किया होता, ये क्या किया? रिग्रेट नहीं कह सकते। मुझे ख्वाहिश थी कि मैं अपनी लाइफ में मोहम्मद रफ़ी साहब को देखता, उनसे मिलता, बस ये है। और इसके अलावा मेरी लाइफ बड़ी खुशी से गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पसंद है? मैं गुरु मानता हूँ उनको, मैंने सीखा ही उनसे। सच्ची मानूँ, मैंने सीखा ही वहीं से। क्या चीज़ डिफाइन करती है आपको? हार्ड वर्क या लगे रहना, हार ना मानना? हाँ, हार ना मानना। मुझे लगता है डेडिकेशन तो है ही, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड रहते हैं लेकिन उनका फोकस आउट हो जाता है। एक सर्टेन लिमिट होती है उनकी, एक टाइम तक आके वो थक जाते हैं जब कुछ नहीं हो पा रहा होता, सक्सेस नहीं मिल रही होती या एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती बेसिकली। क्योंकि आर्टिस्ट जो है उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है। जब तक उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो कहता है यार मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, किधर गलत कर रहा हूँ। और एक टाइम तक वो अगर गिव अप कर दे तो उसकी मर्जी है, गिव अप कर दिया तो क्या, ख़त्म। लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा अभी तक मौजूद है। मैं कब से कर रहा हूँ म्यूज़िक, मैंने हार नहीं मानी और मैं नहीं मानी। और वही अल्लाह मुझे इसीलिए मेरे गानों के थ्रू कामयाब भी कर रहा है और लोग मेरे गानों को सुनते भी हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं हार नहीं मानता। क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हो? बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। तनकीद करते, ये क्या अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है क्रिटिसिज्म करना। लेकिन क्रिटिसिज्म कैसा हो रहा है और कौन कर रहा है, ये बड़ा डिपेंड करता है। हम ले तो लेते हैं क्रिटिसिज्म, अच्छा यार उसने ये बात कही। कभी दुखी हुए हो क्रिटिसिज्म से? शुरू में होता था। अच्छा, सच्ची बताऊँ, शुरू में बहुत होता था कि यार अच्छा मैंने इतनी मेहनत से, ज़ाहिर मेहनत तो सभी करते हैं, पर जिस तरह मैं नीचे से उठकर ऊपर आया हूँ आहिस्ता आहिस्ता करते करते ग्रेजुअली, तो वो
जब काम करता था लोगों को नहीं भी कभी पसंद आता गाना। ज़रूरी थोड़ी कि आपका हर गाना जो है वो लोगों को पसंद आए। वो आपने अपने मुताबिक बनाया होता है। वो आपको लगता है कि ये अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। ये बात है। तो वो लगता था कि ये चल जाएगा ऐसा, लेकिन वो नहीं चलता था। कभी वीडियो में आके रह गए कि, और कभी, और ये मैं आपको बताऊं अच्छी बात ये है कि मेरे कोई भी गाना उठाएं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसने बहुत बुरा गाया, ये नहीं कहा कभी। शुक्र है। क्रिटिसिज्म हुआ, वीडियो अच्छा नहीं बना, यार तुम्हें इस तरह का वीडियो नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं। लेकिन ये नहीं कभी कहा किसी ने कि तुमने बुरा गाया। और मैं लकी समझता हूँ इस मामले में। एक्सपेरिमेंट से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आसानी से फ्रीली कर लेते हो। देखिए, म्यूजिक जब आपके अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, तो आप लोगों को जो पसंद है उसी पर रहें। ये मुझे नहीं समझ आती बात। लोग मुझे कहते हैं यार अभी आपका एक स्लो गाना है, सैड गाना है, अभी आप एकदम फास्ट नंबर कर दोगे या आप एकदम रोमांटिक कर दोगे या कर देते हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि क्यों नहीं। और वो जो मास्क पहनने वाली आइडेंटिटी है ना, वही है अभी तक, वही चल रहा है। कभी मैं कुछ बन रहा हूँ, कभी कुछ बन रहा हूँ, लेकिन अपने अंदर रह के अपनी एक आइडेंटिटी बना के मैं अपने आप को वैरायटी दे रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ हर म्यूजिक स्टाइल में जाके। और न डर होके, फियर नहीं है मुझे, मैं करूँगा, मुझे रोक नहीं सकता कोई। तो जब तक मैं खुद नहीं रुकूंगा मुझे कोई नहीं रोकेगा। अब्बू के साथ डिस्कस करते हो जब कॉम्पोजिशन बनाते हो? अब्बू खुद कंपोज भी कर लेते हैं। अच्छा। तो अब्बू की अभी मैंने रिसेंटली रिलीज़ किया ये गाना, क्यों है इनकार तुमको आने से, प्यार बढ़ता है आने जाने से। हाँ, ये क्या कैसे जरा, ये अब्बू की कॉम्पोजिशन? ये अब्बू ने बनाई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज किया उसको। अच्छा। अपने मुताबिक कर लिया। ये मुझे पसंद आई है। थैंक यू। तो वो उन्हीं की है। और ये लिखी किसने? ये लिखी है अब्बू के दोस्त है रहीम मंगश। और ये सारे आप लोग बैठते हो, पूरी महफिल होती है? कभी कभी जब अब्बू आते हैं, अभी अब्बू आए हुए हैं। वैसे वो 6 महीने दुबई में रहते हैं। अच्छा। अपना बिजनेस उनका वहाँ पर, 6 महीने हमारे पास रहते हैं। तो जब वो आते हैं तो हर रोज़ हमारे घर में जो है ना अब्बू के साथ बैठ के म्यूज़िक में डिस्कशन हो रही। कुछ भी, मतलब उनके सामने मैं अगर हारमोनियम रख दिया उन्होंने, तो हारमोनियम पे बैठ के मैं उनको चीज़ सुना रहा हूँ कोई। हाँ। और वो सुनते हैं बैठ के, कहते अभी भी कहते हैं नहीं ये नहीं ऐसे कर। तो वो कहते हैं और मैं सुनता हूँ, मैं सीखता हूँ, अभी भी क्यों मैं समझता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस आपका बंद नहीं होना चाहिए, खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए, हवा आती रहनी चाहिए। ये एक इम्तिहान है, इंतज़ार है। वक्त चल रहा है, चलता जा रहा है और एक टाइम पे आके रुक जाएगा। कोई और नहीं आया जिंदगी में जिसने इस नबील को चाहा और समझा? चाहते हैं लोग। हाँ। लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं देखें अट्रैक्शन हमेशा होती है, पर वो जो प्यार वाला, सिंसियरिटी वाला, उसके लिए मुझे लगता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। वो दिलो जान से। हाँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे टाइम चाहिए। अच्छा। जो मेरा पूरी सिंसियरिटी वो म्यूज़िक में है, उसको मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं फोकस नहीं हटाना चाहता। क्योंकि जितने लाखों लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं बिकॉज उनको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है या उनको मेरे गाने पसंद है। तो मैं उनके लिए क्यों रोक दूँ सब कुछ? जो उनका प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी लड़की जो कि मुझे समझे, मुझसे प्यार करे और मुझे अंडरस्टैंड करे ये सारी चीज़ें, तो व्हाई नॉट। कैसी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं? सिंसियर, ऑनेस्ट हो, कुछ भी कर रही हूँ ऑनेस्ट हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप धोखेबाजी नहीं अच्छी लगती कभी भी। बुरी बात है, आप क्यों किसी को, आपका राइट नहीं है किसी को हर्ट करना, बुरी बात है। मैं तो ये समझता। कामयाबी क्या चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए? मैं कामयाबी को इस तरह से देखता हूँ कि लोग अगर एज ए म्यूजिशियन बात करूँ तो हाँ, कामयाबी मेरे लिए है कि लोग जब मेरे गाने सुन के मेरे साथ गुनगुनाना शुरू कर दें, उनको पूरा गाना मेरे से ज़्यादा याद हो, मैं लिरिक्स भूल जाऊँ तो उनको याद हो और मेरे साथ गुनगुना रहे हों, शोर मचा रहे हों,
कि ये गाना सुना दूँ, ये गाना सुना, वो खुशी है मेरे लिए। इससे ज़्यादा खुशी मेरा ख्याल है मुझे नहीं मिलती। इस बात पर खुशी मिलती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी क्या है, आप कैसे खुश होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा खुशी है। और फिर जब मैं लोगों के अलावा अपनी फैमिली को देखता हूँ, पेरेंट्स को देखता हूँ, और जब उनकी आंखों में खुशी होती है, खुशी के आंसू होते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। सबसे बड़ी खुशी है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल दुनिया में और कोई खुशी रह जाती है। अवार्ड्स कितने ज़रूरी होते हैं? मेरा नहीं ख्याल ज़रूरी होता है। अवार्ड से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, जो रिवॉर्ड होता है, लोगों का प्यार ही अवार्ड होता है, मैं समझता हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का जो आपने सामने रखी हो आपको प्रूव करने के लिए, और लोग आपको जानते ही ना हो, लोग आपके गाने ही ना जानते हों, या आपको अच्छा इंसान ही ना मानते हों, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मुझे तो ये लगता है कि अवार्ड ठीक है, अगर मिलता है, एप्रिसिएशन अगर कोई करता है तो बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है, पर उसकी बिना पे एक आर्टिस्ट को जज किया जाए, ये सही नहीं है। पहले पैसे मिले थे तो क्या किया था उससे? सबसे पहले गाड़ी ली थी, मैं गाड़ी का शौक था, मैंने गाड़ी ली, अब्बू को दिखाई, खुश हो, फिर चलाई, फिर मैंने पहले चलाई नहीं, पहले जब लेकर आया घर तो उनको बिठाया, पहले तो खुश हुए कि अच्छा इतना बड़ा हो गया तू। गाड़ी चलाई, साथ गए, उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या चलता रहा सिलसिला। अम्मी के लिए क्या खरीदा? अम्मी के लिए मैंने अभी भी खरीदता हूँ, कभी मैं उनको कुछ प्यारा सा ड्रेस ला के दे देता हूँ, कभी कुछ नेकलेस वगैरह हो या कोई ऐसी चीज़ जिससे, कभी अगर कुछ ना हो, बहुत जल्दी में हूँ, परफ्यूम ला देता हूँ, कुछ ना कुछ जो है। अभी भी उनकी गोद में सर रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ, और इतना सुकून मिलता है, ख़ास तौर पे जब मैं ट्रैवल करके आ जाता हूँ, कॉन्सर्ट्स वगैरह करके फ्री होता हूँ, तो फिर गोद पे सर रख के सुकून से, फिर वो सर्दबारी होती है, मेरा हल्का खुशी होती है। कभी सोचा है कि उस्ताद कहलाओगे? कभी इस तरह सोचते हो? नहीं, बिल्कुल भी। मुझे कोई कहता भी नहीं उस्ताद, और ना मैं हूँ उस्ताद, नहीं, ये उस्ताद तो बहुत बड़ा दर्जा है। नहीं। कभी सोचा है कि एक दिन मुझे ये वाला एजाज़, कि मुझे एजाज़ देंगे ये लोग, है ना? नहीं, मैंने नहीं सोचा इस पर, कभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उस्ताद एक बहुत बड़ा लेवल, मुझे लगता है अभी तो शुरू हुआ है काम, अभी तो बहुत काम करना बाकी। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को मैं मिली हूँ, वो बहुत, उनमें ये हिर्स होती है कि वो जल्दी से उस्ताद कहलाना शुरू हो जाए, तो फिर उनको जल्दी से मेहनत भी करनी चाहिए। है ना? मैंने देखा है ऐसा, और मैंने महसूस किया कि क्यों, अभी तो आप तिफले मकतब हैं, अभी तो बहुत, अब पूरी ज़िंदगी चाहिए, कुछ भी समझ, आई थिंक एक सुर की, आई थिंक गहराई में पहुंचने के लिए आपको सारी ज़िंदगी चाहिए। बिल्कुल, है ना? और ये तो इतना बड़ा समंदर है कि आप नहीं कर सकते, वो जल्दी से अपने नाम के साथ इतना गहरा समंदर है कि आप बस इस पे डूब रहे हैं और डूबते ही जा रहे हैं, है ना? किनारा कोई नहीं है, कोई किनारा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो ये तो, क्योंकि आपको जितना आप जानते हैं उतना नहीं जानते हैं। बिल्कुल, वाह वाह, है ना? बहुत अच्छी मुझे ये एहसास हुआ कि म्यूजिक या किसी भी चीज़, कोई भी काम, आर्ट का जो काम है, जिसमें पेंटिंग है, म्यूजिक है, डांस है, एक्टिंग है, कि नहीं, इसमें तो आप समझते हैं आपको कुछ आया है अभी, तो अभी उसके आगे एक और दरिया है ना? कड़ी से कड़ी, लिंक से लिंक मिलते जा रहे हैं, पता ही नहीं है हमें। मुझे कभी कभी लगता है कि यार ये गाना हिट हुआ ना, बस इससे बेहतर गाना हो ही नहीं सकता। अचानक उससे कोई बड़ा गाना सुन लेता हूँ, ओहो अच्छा ये भी था, ऐसे भी कर सकते थे, ये भी हो सकता था। ओह, कभी जेलस हुए? कभी दिल में हसद आई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बल्कि अक्सर मैं लोगों को कहता भी हूँ कि जलने की ज़रूरत नहीं है, जलने से आपका अपना ही नुकसान होगा। आप यहाँ पे भी जल रहे हैं, ऊपर जाके भी जलेंगे। किस बात से जलना है? जो अल्लाह ने आपको दिया है वो आपका है इस दुनिया तक, बाद में वो भी आपसे ले लिया जाएगा जब आप चले जाएंगे। किस बात का हसद रह गया? साथ लेके तो नहीं, रश्क जरूर कर सकते हैं। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं इसको मैंने तोड़ना है,
जो आमतौर पे लोग हम्म, ज़्यादातर हैं, हम्म, कलीग्स हैं, वो करते हैं इस तरह की बातें, हम्म, पीठ पीछे कुछ कह रहे होते हैं, बुराइयां करते हैं, जब सामने आते हैं तो बिल्कुल मीठे हो जाते हैं, प्यार से बोलना शुरू हो जाते हैं कि जैसे आपके जैसे कोई बंदे नहीं। होता है, ये नॉर्मल है, इंसान की नेचर है, पर नहीं होना चाहिए। जलने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अल्लाह ने दिया आप उससे सेटिस्फाई हो जाएं और शुक्र अदा करें। जो मुझे मिला है वो मेरे नसीब का है, जो उसको मिल रहा है वो उसके नसीब का है। हम एक दूसरे का नसीब एक्सचेंज नहीं कर सकते, हम छीन नहीं सकते किसी से कुछ। गुस्सा चढ़ता है कभी? बड़ा है? गलत बात पे गुस्सा आता है मुझे, और उनमें सबसे बड़ा ये जो जेलसी जो एलिमेंट है, कोई मेरे सामने कर रहा हो, इवन मेरे सामने कोई बैठा किसी और के बारे में बुराई कर रहा हो, मैं उसको तभी रोक देता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है उस पर कि क्यों कर रहे हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अगर कुछ गलत हुआ है उससे तो आप उससे बात करो, आप चुगली लगा रहे हो मुझे, क्यों, क्या जरूरत पड़ी हुई? माफ कर देते हो बिल्कुल कर देता हूँ। और भूल भी जाते हो? मैं तो गाना नहीं गाया जाता हाँ, तो भूल भी जाते हो, क्योंकि कुछ लोग माफ हाँ। करते हैं लेकिन मैं भूलते भूल नहीं जाता हैं। हूँ, मैं सच्ची बताऊँ तो भूल हाँ। जाता हूँ। मैं ज़्यादा देर रख ही नहीं सकता हाँ। अपने अंदर दिल में कोई बात। बड़ी सी बड़ी बातें भी हुई हैं, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता है। हिजरे यारा ना सता बेवजह, हाँ, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। तो ये वही एक्सप्लेन कर रही है सारी चीज़ें। तो ये ठीक कब है तक भाई। चलेगी ये इंस्पिरेशन, ये जो टीस है, ये जो पता एक नहीं। भांस है, I think- एक कसक है, हाँ, आई थिंक जब तक सांस चल रही है तब तक चल रही है और चलनी चाहिए। कभी सोचा नहीं कि बस अब सब कुछ पीछे रह गया है, मैं आगे निकल चुका हूँ, लेकिन फिर वो जो गुदाज है ना, वो चाहिए है ना, वो चाहिए, वो तबीयत का गुदाज ही तो इंसान को आगे लेके चलता है। अभी क्या सोच रहे हो, क्या करोगे आगे? कोई प्लान है, कोई? मैं सोचा तो काफ़ी कुछ है, बट उनमें से एक ये है कि मैं लोगों के लिए जो शायद उस तरह से अपनी लाइफ को नहीं गुजार पा रहे, जो बहुत लोअर तबका है हमारा, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। कैसे, अभी प्लान नहीं। अच्छा, लेकिन दिल में चाहत दिल है। में ये चाहत है, और हाँ। बड़े अरसे से चाहत है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इसी तरह जब गलियों में चलता फिरता था तो मैं देखता था तब कि ये आखिर मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, उसकी क्या मजबूरी होगी। बचपन से एहसास था, बचपन से इस चीज़ का एहसास था, और अक्सर मैं घर आके इस बात पर रोता भी था कि यार ठीक है, अल्लाह का निज़ाम है, सबको अलग अलग तरीके से रखा हुआ, पर उनको देख के मुझे एहसास होता था कि अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया है, उनके पास क्यों नहीं है, उनके पास भी होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिनसे लेकिन उनकी मेहनत तो ज़िंदगी सब आसान कर हो। सकते हैं, मेहनत कर अपनी सकते अपनी हैं, सिचुएशन में से सब निकल सकते हैं, लेकिन देखिए ना, लेकिन कुछ लोग फंस भी जाते फंस हैं। जाते हैं, किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते। इवन इस फील्ड में कई ऐसे डिजर्विंग लोग हैं जो मैंने देखे हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, प्लेटफॉर्म ही नहीं, उनके पास प्लेटफॉर्म के लिए वो कहाँ जाएंगे, इतनी मेहनत की अब लगता है कि दुनिया बहुत अनफेयर है तो सही, है ना? लेकिन रियलिटी है, हाँ, उससे पीछे भी नहीं हट सकते, है तो सही, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। और ये कोई हकीकत इतना गुनी है और वो बहुत से ओझल लोग- है, उसको लोगों को पता ही नहीं है। समीना जी, मैंने है ना? इतने लोग देखे हैं जो इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे म्यूजिशियंस हैं, तो इवन ऐसा किसी भी फील्ड में आप ऐसा चले दिल जाओ। करता है कि ऐसी कोई एकेडमी हो या कोई रिकॉर्डिंग plan है, स्टूडियो हो बिल्कुल मेरे जहाँ plan आप में है। ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाएं और अक्सर मुझे भाई बता रहे होते हैं हाँ। कि आपके फैन पेज पे, इंस्टाग्राम पे पता नहीं कितनी तादाद में मैसेजेस आते हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज़ सिखाएं, म्यूज़िक सिखाएं, सिंगिंग सिखाएं, हमें प्रैक्टिस करवाएं, ट्रेनिंग में। आपको लगता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं? आप में एक नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है जहाँ पे बड़े लोग जो जानते हैं इस काम को वो सिखाएं, लेकिन मैं उसको करूँ, मैं उसको हैंडल करूँ। हाँ, जो चीज़ सिखाई जा रही है वो
सही सिखाई जा रही है और सबके साथ फेयर हो रहा है, और वो सीख के आगे प्लेटफॉर्म्स पे काम करें, ये होना चाहिए। इसमें प्लान है बिल्कुल मेरा, और इंशाल्लाह मैं करूँगा, इस पर ज़रूर काम करूँगा। मैं अगर कोई भी हेल्प कर सकूं मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ऐसे कितने सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, है ना, जो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और कोई उनको जानता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले बहुत बड़े बड़े हैं, यू नो, और वो जो ज़िंदगी में फिर लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और अल्लाह ने अगर आपको इतनी इज्जत दी है तो यार आप लकी हो, आपको इसका शुक्र अदा करें, हम्बल रहना चाहिए। और अगर आपके वसीले कुछ हो जाए, बिल्कुल, यू नो, क्योंकि हम सारे वसीला हैं, बिल्कुल। तो अगर और कुछ कितने लोग मुझसे सिंगिंग में, म्यूजिक में इंस्पायर होते हैं, हाँ, और जाहिर है कितने लोग सीखना भी चाहते हैं, और मैं उनके लिए डेफिनेटली ये काम करूँगा, ये मेरा प्लान है। गज़ल को तो नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि गज़ल बहुत निगलेक्ट हो गई है, यू नो। गज़ल ज़रूर गाएं, हाँ, सब कुछ गाएं, मॉडर्न गाएं, पॉप गाएं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और मुझे तो बड़ा मज़ा आता गज़ल गाने में। हाँ, लेकिन एक चीज़ को फिक्स नहीं कर सकता मैं, बिकॉज वो आपको बताया ना, मास्क वाला जो वो चेंज करने वाला जो नहीं करो चेंज, मगर गज़ल जरूर, रहो, है ना। गज़ल अभी ये क्यों है इनकार, ये गज़ल है, हाँ, ये मैंने की है, और इन फ्यूचर मेरी अभी बहुत सी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं, उनमें गज़लें भी हैं। तो उस्तादों को भी गाओगे, जैसे गालिब है, जैसे मीर है, बिल्कुल, हाँ, दाग देहलवी, उनको बिल्कुल उस्तादों को गाना चाहिए, है ना, गाना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं। और बल्कि न्यू जनरेशन को इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि पुराना क्या काम हुआ होगा। यकीन करें, पुराना काम इतना ज़बरदस्त है कि अभी तक वो चल रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है, जो कि साज के कहाँ रखोगे और कौन कौन से होंगे, ये कौन करता है? जब आप अपनी गज़ल को गाते हो, जब मैं अपने सॉन्ग्स बना रहा होता हूँ तो मैं एक स्केच मेरे माइंड में होता है कि मुझे इस तरह का साउंड चाहिए, हाँ, और मैं कभी कभी वो डेमो बना भी लेता हूँ, लेकिन फिर मैं लेकर जाता हूँ अपने म्यूज़िक अरेंजर्स के पास कि भाई ये मैंने बनाया है, ये मेरी थॉट है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, करते हैं, फिर मैं उनको चेंज करवा रहा होता हूँ, या अगर वो सही होता तो ठीक है, अगर नहीं होता, मुझे फील होता है कि यार उसको चेंज होना चाहिए, मैं करवाता हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज होती है, या कुछ नए साउंड्स, कुछ नया करो, यूनिक करो जो पहले नहीं हुआ, जो शायद मैंने ना पहले किया हो, जो किसी ने पहले ना किया हो। इस थॉट के साथ जब मैं चलता हूँ तो मुझे मज़ा आता है काम का, तो हमेशा हर बार नई चीज़। इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हो, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट तो गायब हो गए, नहीं इस्तेमाल हो रहे, है ना, तो लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का जो है ना अब वैसे भी बहुत कम हो गया, पर मेरे गानों में मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव इंस्ट्रूमेंट्स को जिंदा किया जाए जितना भी हो सकता है। जैसे अब हमारी अभी ये सारंगी की बात कर, बड़ा प्यारा इंस्ट्रूमेंट, अभी मैंने उसको यूज़ करवाया अपने गाने में, तो जैसे वायलिन्स हैं, जैसे बहुत से ऐसे साज हैं जो बिल्कुल छुपते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बिल्कुल वो करना चाहिए, उसमें भी बुराई नहीं है, मैं खुद करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उनका इम्तिजाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर गाने की मुनासबत से आप उसकी अरेंजमेंट को देखें तो वो क्यों नहीं, उसमें अगर हम पुराने साज यूज़ करें तो क्यों नहीं। कभी नफरत की है? किस चीज़ से? आई वांट टू नो। कभी ये जो लोग नफरत कहते हैं ना, नफरत बहुत हार्ड वर्ड है ना, लाइक्स और डिसलाइक वगैरह कुछ हो सकता है, हेट करना, जिंदगी बड़ी छोटी है हेट करने के लिए किसी को। लोग करते हैं नफरत, पता नहीं क्यों करते हैं, शायद उनको अपने आप से मोहब्बत नहीं, अपने आप से मोहब्बत करते हैं, होनी चाहिए, क्यों नहीं। अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया, खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने आपको इतना कुछ नवाजा है, तो क्यों नहीं। जब आप अंदर से ही खूबसूरत नहीं होंगे, या आपको अपने अंदर से ही प्यार नहीं होगा अपने अंदर में, तो आप लोगों से कैसे प्यार करेंगे, और लोग आपसे कैसे प्यार करेंगे। तो क्या है ये प्यार? शुक्र अदा करना, वही आपके अंदर प्यार बढ़ाएगा। मुझे ये फील होता, मुझे लगता है कि जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना अपने आप को कोशिश करेंगे कि जो मुझे अल्लाह ने अता किया है, मैं उस चीज़ पर उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ। हज़ारों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने मुझे अगर इज़्ज़त दी है तो मैं लकी हूँ, मुझे इसका शुक्र अदा करना चाहिए, और यही खूबसूरती है इंसान की, वरना वो इंसान ही नहीं है अगर वो शुक्रगुजार ही ना हो। क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती जो जिससे कुड़ते हो? क्या बदलना चाहते हो? झूठ,
झूठ, मुंह पे हो या पीठ पीछे हो, झूठ, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बदलनी है। और सच खूबसूरती है खूबसूरती हो, और झूठ बदसूरती है। बिल्कुल। और ज़िंदगी क्या है? जिंदगी एक इम्तिहान है, इंतज़ार है। वक्त चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और एक टाइम पे आके रुक जाएगा। लेकिन जितना वक्त मिला है, अगर मैं उससे खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ और लोग मुझसे खुश हैं, तो वो खूबसूरत ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी है। अगर आपको किसी लोग आपसे हर्ट हो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, फिर आप क्या लेके जा रहे हैं? ज़िंदगी खूबसूरत है, अगर आप उसको खूबसूरत बनाएं, खुद बनाएं, तब वो खूबसूरत है। अगर जलते रहें, हसद करें, झूठ बोलें, फरेब दें, धोखा दें, तो शायद आपके लिए वो अच्छी हो, पर किसी और के लिए अच्छी नहीं होगी। आपको खुद खुश होना है, खुद अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, फिर आपकी ज़िंदगी अच्छी है। और ये इम्तिहान है, और इम्तिहान किस बात का है कि तुमसे लोग खुश होते हैं या नहीं। तुम उनको तकलीफ़ दे के जा रहे हो या खुश करके जा रहे हो, यही है इम्तिहान। आप स्पिरिचुअल हो? बिल्कुल, बिल्कुल हूँ। मेरा बड़ा ईमान है इस चीज़ में। तो सूफ़ी क्यों नहीं गा रहे? मैं सूफ़ी गाता हूँ, अच्छा, और अभी कुछ किए मैंने सूफ़ी सॉन्ग्स, वो भी अच्छा। रिलीज़ करूँगा जी। तो किस 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 सूफ़ी पोएट की काफ़ियाँ ज़्यादा दिल को लगती हैं? बहुत से हैं। बुल्ले शाह? बुल्ले शाह तो अभी मैंने उनका कलाम हाँ। भी खुद भी रिलीज़ किया था। पर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे सही मानों में सूफ़ी म्यूज़िक जो पसंद है ना अभी तक, हाँ, वो आबदा जी का, हाँ। और बड़ा पीसफुल है। जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं आबदा जी को सुनता हूँ। आप उनको मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। रूहानी उस्ताद मानते हो? मेरी जज भी थी उस शो की, हाँ, और इतना प्यार किया उन्होंने मुझसे। बहुत, और मैं बहुत। अक्सर उनके घर जाता हूँ, हाँ, और वहाँ पे वक़्त का पता ही नहीं चलता। नहीं पता चलता। आप बैठ जाएं या और आप और सिर्फ कब सुबह के 4 आंखें बज बंद गए। की हुई हैं और आप हाँ, सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको देखते हैं और अदब में आंखें नीचे कर लेते हैं। और फिर जब आप उनकी एक आवाज़ आती है, मौला, हाँ, जब वो आवाज़ लगाती है ना मौला पे, हाँ। बस आप कहते हैं कि हो गया, मिल गया मुझे जो मिलना। मुझे मज़ा आता है उनको सुनने में, सुकून मिलता है। मुझे उनके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे बरगद का एक बहुत बड़ा दरख्त है और आप उसकी क्या छाँव में बात है, बैठे हैं, है ना? क्या बात। क्या बहुत अमेजिंग। मौत क्या है? ओह, मौत एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, जो कि हर एक को आनी है। जो ज़िंदा है उसको मौत आनी है, और एक जिस्म से रूह का निकल कर अपने सच्चे खालिक से मिल जाना। मेरे ख्याल में इस प्रोसेस को मौत कहा जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के खत्म, यही दुनिया, इस दुनिया से अगली दुनिया जो कि हमने नहीं देखी, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला, पर वो जो तकलीफ से गुजर कर ये प्रोसेस है जिसे गुजरना, मुझे यकीन है। यकीन है, और ये हकीकत है, इससे हम हाँ। भाग ही नहीं सकते। जब इस तरह का दिल होता है जो बहुत गुदाज होता है, बहुत जी। सेंसिटिव होता है, उस वक्त क्या गाते हो? कोई एक सॉन्ग नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। जैसे मैं ज़्यादा क्लासिक सुनता हूँ जब इस तरह की सिचुएशन हाँ। आए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात, कहीं बीत ना जाए।
ये लाइन अट्रैक्ट करती है, ये मैं सुनता हूँ अक्सर जब मुझे ये महसूस होता है कि मैं आज ज़रा दुखी टाइप हूँ, तो ये गाना ज़रा मुझे थोड़ा सा और क्लासिकल क्या याद भी आ गया है। सुना बड़े ओह, इतना मुझे पसंद है। मैं सुनता हूँ और कितने तरीकों से आप कह सकते हैं इसको। बिल्कुल कह सकता हूँ, बिल्कुल कह है सकता ना? हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है वो सुनना। और बहुत सी चीज़ें, रफ़ी साहब के बहुत से गाने हैं, फिर मेहदी हसन खान साहब की कितनी गज़लें हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार गूंजती है? बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ? बहुत सी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है सच्ची बताऊँ तो। और किसी एक चीज़ को मैं फिक्स नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये बात है। कभी मेरा कुछ सुनने का मूड है, कभी कुछ सुनने का मूड है, बस मैं सुन रहा हूँ, सुकून ले रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे उसको सुनने में, यही है। ऐसी कोई बात है दिल में जो रह गई है, जो पूरी नहीं हुई? कोई ऐसी बात अदर देन रफ़ी साहब को मिलने की ख्वाहिश तो मैंने सुनी ना, बट ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो फेम के बाद जब इंसान के पास सब कुछ हो, फेम हो और दौलत भी आ जाए और सुकून भी हो और है ना, लगन भी हो, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर कोई रहती है कोई चीज़ ऐसी जो आप करना चाहें? वो एक है ना शेर जो है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली। चल रही हैं ख्वाहिशें रहनी चाहिए, और मेरी भी हैं। अभी जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा हूँ, मेहनत से, किसी की सपोर्ट लेके या ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, मेहनत से, डेडिकेशन। ऐसा है कि यहाँ गाऊंगा या इसके लिए गाऊंगा, ऐसी है कोई कि ऐसा कॉन्सर्ट करूँगा जहाँ मैं हूँ? और सब बातें छोटी पड़ जाती हैं। ये वो ख्वाहिशात हैं जो किसी एक जगह पर, कोई जैसे वेम्बले में अक्सर कहते हैं लोग कि यार मुझे यहाँ पर गाना है, हाँ, लेकिन हो सकता है वेम्बले से और भी कोई बड़ी चीज़ हो। स्पेसिफिक क्यों कर दूँ किसी चीज़, जो अल्लाह दे रहा लेते जाओ। थैंक यू सो मच। जीते रहो, खूब गाओ, खूब Thank गाओ, you. खूब गाओ, हर ख्वाहिश पूरी हो, अल्लाह करे, आमीन। खुशियों से भरा रहे दामन, आमीन। और सुरों से कहाँ कहाँ पहुँच जाओ, दुनिया के हर कोने में तुम्हारी आवाज़ जो है वो थैंक यू पहुँचे। सो मच, थैंक यू। ब्लेस यू, बहुत खूबसूरत गाते हो। बहुत शुक्रिया, प्लेजर।